यस, अभिलाष कल्ला। रैंक भूल गया। अभिलाष कौन सी रैंक से सेलेक्ट हुए? 32। 32वीं रैंक से वो आरजेएस में चयनित हुए हैं जनरल से। अभिलाष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस सफलता को अर्जित करने के लिए। अभिलाष हमारा जोधपुर सेंटर का है वो स्टूडेंट है। जब हमने शुरू किया था 2014-15 में कोचिंग, और मैं इन सर्विस भी था उस समय, तो सर्विस के साथ साथ भी कोचिंग को कंटिन्यू करवाया था, फैकल्टीज़ वगैरह है वो अरेंज करके। और अभिलाष ने जो है 2 रिजल्ट दिए इस संस्थान को। पहला रिजल्ट है वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करके दिया 2017 में, 17-18 में। और उसके बाद निरंतर है वो प्रयासरत था। जब पहली बार मुझे मिला था उस समय मेंस लिखा था अभिलाष ने। उसके बाद वाली जो वैकेंसी थी 35 की, उसमें इंटरव्यू दिया अभिलाष ने, बट उसमें हो नहीं पाया। सीटें कम होने के कारण कंपटीशन है वो हर बार है वो डे बाय डे और ईयर टू ईयर है वो टफ होता जा रहा है। उसके बाद भी अभिलाष ने निरंतर प्रयास जारी रखे। पिछला जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें मेंस लिखा था, बट उसमें हो नहीं पाया, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था अभिलाष का। और इस बार 120 की वैकेंसी के अंदर है वो और सिंसियर एफर्ट्स किए, और अल्टीमेटली ईश्वरीय कृपा से जो है और इसकी मेहनत और लगन के परिणाम जो है वो फाइनली सेलेक्ट हुआ अभिलाष है वो 32वीं रैंक से। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत है वो खुशी हुई अभिलाष के वो चयन को लेके, क्योंकि ये जब कोचिंग मेरा स्टार्ट हुआ था उस समय से जुड़ा हुआ था। और हमेशा मैं सिलेक्शन फाइनल है वो लिस्ट आती थी तो उसमें दिखता था जब जब इंटरव्यू कॉल हुआ कि वो अभिलाष का नाम है या नहीं उसमें। तो 1-2 बार निराश भी है वो होना पड़ा, बट इस बार ईश्वर ने वो खुशियाँ दी उस बात के लिए। बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहा, हमेशा है वो कोचिंग के प्रति बहुत है वो आस्था रही। व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति बहुत है वो असीम आस्था है वो अभिलाष को। इस बार जब रिक्रूटमेंट 120 का स्टार्ट हुआ था तब अपन भी है वो ऑनलाइन सेटअप वगैरह में काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो मैंने पर्सनली भी बात की कि आप कोशिश करिए जुड़ने की, जो है क्लासेस भी चल रही है उनको भी ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज है उसको भी देखिए, आप क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं मेंस के, उसको भी, उस सेशन को भी अटेंड करिए। या यदि आपका ऑफिस वर्क वगैरह रहता है तो जब भी टाइम मिले, आप है वो रिकॉर्डेड सारे लेक्चर दे रखे थे तो आप है वो देखें, इनको जुड़े रहे। आप कंपटीशन तभी निकलेगा जब आप कोचिंग से या कंपिटिटर्स के बीच में हो, आप जो है आपके प्रतियोगिक है उनके बीच में हो, तब आप कंपटीशन निकालने की वो स्थिति में रहेंगे। अदरवाइज आप अकेलेपन में वो तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कंपटीशन किस दौर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स की क्या तैयारी है, आपकी क्या कमियां हैं, जो है क्या आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ये सब जब आप कंपटीटर के बीच में रहते हो तभी संभव है। खैर, सिलेक्शन को देखकर मेरी खुशी का तो वैसे ही है वो ठिकाना है वो नहीं रहा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे इनिशियल दौर में जब मैंने कोचिंग है वो स्टार्ट की थी, वो वास्तव में डिज़र्व करते थे, और उनमें से एक अभिलाष भी था। NLU पटियाला से अभिलाष का है वो 5 ईयर लॉ है वो कंप्लीट हुआ 2015 में, 2016 में कंप्लीट हुआ। अनिमेश भी उसी जो है वो 70th रैंक से सेलेक्ट हुआ है, NLU पटियाला का ही स्टूडेंट है। आयुषी गोयल जो 11th रैंक से सेलेक्ट हुई वो भी NLU पटियाला की स्टूडेंट है। और विनीता कालिया जो 35 की वैकेंसी में है वो सेकंड टॉपर थी या सेकंड रैंक से जो सेलेक्ट हुई थी, वो भी हमारी जोधपुर सेंटर की स्टूडेंट थी, वो भी NLU पटियाला की ही स्टूडेंट है। खूब सारे NLU पटियाला के वो स्टूडेंट आए और उन्होंने हमेशा अच्छा है वो रिजल्ट है वो दिया, और उनमें से एक अभिलाष भी है। अब बहुत ज़्यादा वक्त लिए बिना मैं अभिलाष कला को है वो आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे, कि वो स्टेज पे आए और
इस संस्थान की तरफ से एक छोटा सा आपके लिए स्वागत और सम्मान का प्रतीकात्मक है वो कार्यक्रम रखा गया है। उस सम्मान और स्वागत को है वो आप स्वीकार करें और अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो इन स्टूडेंट्स के साथ है वो शेयर करें। जस्ट एक बार ताड़ियों की गड़गड़ाहट अभ्यास के लिए। अब मैं अभिलाष कला को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो आपको अपने संघर्ष की कहानी और अपने सक्सेस की स्टोरी आपको बताए और क्या क्या कमियां रही अभिलाष की, जहां जहां सिलेक्शन नहीं हुआ उसके अंदर, और क्या इम्प्रूवमेंट लेके आए वो आपके साथ है वो साझा करेंगे। यस अभिलाष, चेक कर लेना आवाज़ वगैरह आ रही प्रॉपर, ऑडिबल है। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं सर का, यहाँ पे बुलाया मुझे। सर के साथ मैं 2016 से एसोसिएटेड हूँ। लॉ मेरा कंप्लीट हुआ था, मार्च 2016 के अंदर वैकेंसी आई थी 72 पोस्ट की। फाइनल सेमेस्टर में था मैं उस वक्त, फॉर्म भरा मैंने उस वक्त, प्री दिया था जुलाई को, 10 जुलाई की डेट है मुझे याद है। फ्रैंकली स्पीकिंग डेट्स याद रह जाती है मुझे। 10 जुलाई का पेपर था, प्री दिया मैंने, 83 मेरे स्कोर आया था। उसके बाद मेंस में क्या करना उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। बहुत लोगों से मैंने पूछा करा, कुछ रिलेटिव से भी थे ध्यान में, सर का मुझे ध्यान में पड़ा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो एकेडमी में थे उस वक्त। फिर मैं सर के पास आया 2016 में। उस वक्त आप भी सर एकेडमी में ही थे, ट्रेनिंग चल रही थी। मेंस की तैयारी के लिए सर ने काफ़ी कुछ मटेरियल दिया था मुझे, क्लासेस भी लगाते थे सर। और एक जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी वो टेस्ट सीरीज़ हुआ करती थी। तो स्कूल डेज से भी देखा जाए, कॉलेज में भी देखा जाए, लिखता नहीं था मैं इतना, बहुत नेगेटिव पॉइंट है, होना नहीं चाहिए किसी में। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। आप सिर्फ स्मार्ट वर्क से जाइए या फिर आप इंटेलिजेंट हो, ये पेपर निकालना टफ पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे जो 3 आवर मिलते हैं अपन को, 3 घंटे के जो 2 पेपर लिखते हैं अपन, 2-2 घंटे के अपन हिंदी और इंग्लिश के लिखते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सिलेक्शन को करवाने के लिए। 300 नंबर के वो 2 पेपर हैं, 4 पेपर। प्री एक तरह से बस एक आपको अंदर डाल रहा है, लास्ट फाइनल कट ऑफ के अंदर आपके मार्क्स नहीं ऐड हो रहे हैं प्री के अंदर। तो मेंस के वो जो 300 नंबर हैं वो आपके हाथ में है और वही अंततः सिलेक्शन आपका करवाएंगे। पहले दिन से आप मेंस की तैयारी के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेंगे तो अंत के अंदर आपको इतनी समस्या नहीं होगी। अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मुझसे बेहतर सर बताएंगे, आपको बताते भी रहते हैं। इंक्विजिटोरियल एक टेंडेंसी होती है इंसान की, होना चाहिए उसे, पर मेरा ये मानना है आस्था रखिए आप अपने गुरुजनों के अंदर। मैंने रखी तो आज आपके सामने खड़ा हूँ मैं। एक कहानी सुनी होगी आप सभी लोगों ने, वो 2 चूहे होते हैं, एक मटकी के अंदर गिर जाते हैं, बटर मिल्क जो होता है छाछ, दोनों एफर्ट लगाते हैं, एक चूहा डूब जाता है एफर्ट लगा लगा के कि होना करना कुछ है नहीं। दूसरा चूहा होता है, उसको भी लगता है कि मरना तो है ही है, तो अपन एफर्ट डाल के मरते हैं, तो हाथ पैर मारता रहता है। हाथ पैर मारता है तो आपको पता है क्या होता है, छाछ का बिलोना हो जाता है, मक्खन बन जाता है, मक्खन के ऊपर वो चढ़ता है और वो बाहर आ जाता है इवेंचुअली। तो मैं अपने आप को दूसरा चूहा ही मानूंगा। 6 साल की जर्नी रही है, यही वाली बात है, हार्ड वर्क तो हमेशा पे ऑफ करेगा। लकी होना अलग बात है, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क रहोगे उतना ज़्यादा लकी रहोगे आप, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अब इन 6 सालों के अंदर मैंने 4 अटैम्प्ट दिए थे, टेक्निकली मेरा 4th अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट तो चलो फॉर्म भरा था मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही था, फिर भी 3 अटैम्प्ट ऐसे हो गए थे। सेकेंड अटैम्प्ट जो था मेरा 35 की पोस्ट थी, 47 एक्ट हुआ करते थे उस वक्त, तो उस वक्त भी मैंने सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। सर उस वक्त टोटली जयपुर में इस्टेब्लिश हो गए थे सर, 18 के अंदर जोधपुर सेंटर चल रहा था। टेस्ट सीरीज मैंने पूरी शिद्दत से लगाई, अंततः आते आते कुछ ग्लिचेज रहे, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। इंटरव्यू कॉल आया था मुझे, उसके बाद 2018 के अंदर मैं जोधपुर डिस्कॉम के अंदर लग गया। 2018 सितंबर की बात है ये, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। अब 2 साल चल रहे थे, 19 के अंदर वो पेपर था 197 वाला,
तो ये डार्क साइड है मेरी स्टोरी का, आई विल नॉट हाइड एनीथिंग। उस वक्त मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका था, क्योंकि सिलेबस कम हो चुका था, 15 से 18 एक्ट बचे थे सिर्फ, सीट्स 197 थे। जब 35 के अंदर जनरल कैटेगरी की 13 सीट थी, उसमें इंटरव्यू कॉल आया तो मुझे लगा इस बार भी हो जाएगा। आई वॉज थिंकिंग इट्स जस्ट लाइक अ केक वॉक, आई हैव टू गो एंड ग्रैब द कप ऑफ टी। तो ये ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस था जो बहुत घातक साबित हुआ मेरे लिए। तो आप सबसे मेरी यही आग्रह है कि ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना लेके आए, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जो लोगों ने 4-4, 5-5 बार इंटरव्यू दिए हैं, उनका प्री भी क्लियर नहीं होता है। यूपीएससी जैसा सिनेरियो जो है वो अपने आरजेएस के अंदर चलता आ रहा है। इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है आज ये अपना आरजेएस का पेपर कि आपको पता नहीं वो क्या पूछेंगे। कंपटीशन आप यूँ समझ लीजिए एक जंगल है, और इस जंगल का राजा शेर है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है। उस शेर से तेज़ आप दौड़ नहीं सकेंगे, आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा तेज़ दौड़ना है। एक सीट है आपकी, हमेशा यही सोचिए कि उस एक सीट को प्राप्त करने के लिए जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। रूथलेस होना पड़ेगा आपको अपने साथ, जो मैं हुआ करता था। ये वाली चीज़ है, तो इसको देखते हुए प्री मेंस और इंटरव्यू ऐसे भी आपको लगता होगा कि किसको पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। इसमें तो एक बात है श्योर, जिस पे मैं अब ऐसा भी नहीं है कि सर ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और यहाँ पे आके मैं बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ। सर जो बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिए, अपना विवेक लगाइए ज़रूर, लेकिन 99% जो चीज़ें वो वही होंगी। मुझसे पहले जो यहाँ पे आके बोल कर गए या जो मुझसे बाद आके बोलेंगे, सेम चीज़ है। जस्ट कीप इट सिंपल, एक JIKS का फॉर्मूला चलता है, कोई ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन दिस लाइफ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर बड़े सिंपल तरीके से आपको बता देंगे। अब डिपेंड ये करता है आप उसको कितना फॉलो करते हैं। महाभारत का एक पर्व मुझे याद आ रहा है, जब जयद्रथ जाता है द्रोणाचार्य जी के पास, वो कहता है अर्जुन आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों है? तो द्रोणाचार्य जी उसे यही कहते हैं कि मैंने शिक्षा सभी को बराबर दी थी, इसने अपनी मेहनत की। सर एक एक स्टूडेंट के साथ उतनी मेहनत करेंगे, 50% सर देंगे, बाकी का 50% आपको देना है। मुझे 6 साल लगे ये चीज़ समझने में। तो मेरी तो यही मंशा रहेगी, इच्छा रहेगी कि ऐसा ना हो आपके साथ। जो गलतियां रही मेरी, उस पर मैं अब आना चाहूँगा कि क्या गलतियां रही, करना क्या है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, आप सभी को पता ही है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बताऊँगा। क्या क्या चीज़ करनी है, रिवीजन पता है आपको बहुत बार करना होगा, सर भी बताते हैं। अब रिवीजन करना कैसे है? स्कूल डेज में जो प्रार्थना होती है उसके बाद हमारे स्कूल में एक वो सुविचार चलता था, एक्सरसाइज होती है उसके साथ में, उसमें एक सुविचार आज तक मुझे याद है, सक्सेसफुल पीपल डज नॉट डू एनी डिफरेंट थिंग, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। रिवीजन जो है वो सभी जने कर रहे होंगे, जो एक सीरियस कैंडिडेट है वो सब जने रिवीजन करेंगे। तो उसको रिवीजन को करना कैसे है? आपने किताब खोल ली और उसको वापस पढ़े जा रहे हो फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, दैट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन। ऐसा करके आप समय को नष्ट कर रहे हो और अपने आप को भी एक प्रकार से धोखा ही दे रहे हो। सर ने मुझे एक तरीका बताया था इस बार, किताब खोल के आप उसको पढ़िए मत, किताब को बंद कर लीजिए, उसको रिकॉल करना स्टार्ट करिए। ये देखिए आपके अंदर कितना याद है, आप उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। सर ने एक कदम आगे और बोला था, इसको बोला सर आप लिखा करो इसे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर जो चीज़ पड़ी वो बाहर आएगी। आलसी रहा था मैं बहुत पहले से, शुरू से, कॉलेज में भी नहीं लिखता था। ठीक सर इंटेलिजेंट था मैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में क्लैट का एग्ज़ाम दिया, NLU मिल गया था मुझे। कॉलेज में भी नहीं पढ़ते थे इतना जितना पढ़ना चाहिए इस पेपर के लिए। उसके लिए सर कहते थे आंसर राइटिंग लिखिए, करते नहीं थे हम। टॉपिक पढ़ लिया था, कोई भी आप एक टॉपिक उठा लीजिए, बेल उठा लिया, 352 आर्टिकल उठा लिया, आपको याद होगा वो सारा कुछ कैसे, लेकिन बात आएगी अब उसको आप आंसर को पेपर लिखेंगे कैसे और उसके मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं आपको। ट्राई करना, जो भी आज आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका कोई पुराना क्वेश्चन देखना है, ट्राई टू जस्ट राइट अ आंसर, मेंस का आंसर आप कैसे लिख रहे हो। तो ध्यान पड़ेगा आपको कि जो आप पढ़ रहे हो और जब आप उसी चीज़ को लिखते हो तो दिन रात का अंतर आ जाता है। अब इस चीज़ को आप इमेजिन करिए, 3 घंटे का पेपर चल रहा है, मेंस का है, आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, रिसोर्सेज लगे हैं, घर वालों की आशाएं हैं, इतना पीयर प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, आता हुआ आंसर भी आप नहीं लिख पाएंगे। उस चीज़ को अच्छे से कैसे करेंगे, तो इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन रहा था मैं शुरू से, कॉलेज में भी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, तो प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस के अंदर हमेशा ये देखते थे
जब आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कोई सामने बहुत बढ़िया टीम आ गई है, तो हम देखते थे अपन को पॉइंट अगर ले नहीं पा रहे तो पॉइंट देना नहीं है आपको, सामने वाला इवेंचुअली गलती करेगा। पिछली बार जब मैं पेपर देता था सोचता था इस बार इतने नंबर लाऊंगा, हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी रहता है, इतने मार्क्स ले आऊँगा, आते नहीं थे कभी। 17-18 लैंग्वेजेस के अंदर आते थे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था। इस बार मैंने ये सोच के चला था पॉइंट अपन ले तो नहीं पा रहे हैं तो देना नहीं है पॉइंट। तो मैंने सोचा मात्राओं की जितनी कम गलतियाँ होंगी उतना सही रहेगा। व्याकरण की त्रुटियाँ हैं उनको मैंने मिनिमम किया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो लैंग्वेज होती है उसको मैंने लिखा। 29 मेरे को हिंदी में आया, 26 इंग्लिश में आया, तो अच्छे मार्क्स थे वो इस हिसाब से देखा जाए तो। और इंटरव्यू में मुझे 25 नंबर मिले इस बार। फर्स्ट डे का फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, 20 से 22 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू। तो जैसे एक बार आपने बुलाया था सर माधव सिंह जी को, मैंने भी वो क्लास अटेंड की थी। बिन मोरी का ऊँट होता है, आप क्या तैयारी करके जाओगे वो क्या बैठेगा कुछ ध्यान नहीं पड़ता आपको। एक बात है इंटरव्यू की, मतलब डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। वो जो सामने बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, द मोमेंट यू एंटर द रूम उनको पता चल जाता है इसके अंदर कितनी चाशनी है। अपने मारवाड़ी के अंदर एक बात चलती है, या वो कितने पानी में है। तो उनको आप सोच रहे हो कि आप मूर्ख बना लेंगे कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा आपके अगेंस्ट में जाएगा। वो जो है जैसा है वैसा रहिए आप। मेंस की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो मैंने काफ़ी गलतियाँ की पिछले 3 अटेम्प्ट में। करना क्या है वो आपको ध्यान है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। एक दिवाली के अंदर एक छोटा सा बम आता है, बुलेट बम, छोटी साइज का होता है लेकिन बड़ा धमाका करता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो आपको अंत के अंदर बहुत ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट वाली बात हो जाएगी। सॉरी। आंसर राइटिंग वाली ऐसी जो चीज़ है जो आपको 3 घंटे के अंदर 20 से 22 सवाल लिखने होते हैं। अब सर के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सर ने दे रखे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सवालों के अंदर 5 या 6 सवाल होंगे जो नए सवाल बन सकते हैं। बाकी जो 400, 500 या 1000 क्वेश्चन भी लगा लीजिए आप अपने 18 एक्ट्स के अंदर, उसके बाहर कुछ नहीं करना। तो तैयारी का महत्व कहाँ पे आ जाता है? तैयारी का महत्व ये, आपने वो सारे आंसर अगर लिख रखे हैं अपने हाथ से, तो जब वो सवाल आएगा आपके मेंस के अंदर, उसको आप कम समय के अंदर अच्छी एक्यूरेसी से, एफिशिएंसी लिख पाएंगे। सर का ही नुस्खा था एक, जब सर खुद कॉपी चेक करते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज के अंदर, तो एक बंच आता है पूरा आपके पास कॉपीज़ का। सर यही देखते हैं कि इसके अंदर 20 कॉपी आई है, सबको पता है डिग्री की डेफिनेशन लिखनी है, आर्टिकल 14 लिखना है, सब ने वो का वो आंसर लिखा है। तो क्या वो चीज़ होगी जिससे किसी को 2.5 नंबर मिल रहा है, किसी को 3 नंबर मिल रहा है? 10 सवालों के अंदर ये आधा नंबर अगर जाएगा तो फिर 5 नंबर का अंतर लेके आ जाएगा। और वो अंत के अंदर काफ़ी होता है सिलेक्शन लाने के लिए या नहीं लाने के लिए। ये वाली चीज़ है वो आएगी कैसे आपके पास? जितनी ज़्यादा आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। मैंने पिछले आज तक के स्टडी का जो मेरा टेन्योर रहा है उसमें इतना नहीं लिखा होगा जितना मैंने इन पिछले 6 महीनों के अंदर लिखा है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब चूंकि इवॉल्व कर रहा है आपका कंपटीशन, तो हार्ड वर्क आपको स्मार्टली करना पड़ेगा, वो आपको सर बताएंगे। 2019 में जैसे मैंने भी पहले बताया था आपको, जॉब में आ चुका था मैं 18 के अंदर, 35 वाली पोस्ट वैकेंसी के अंदर मैंने इंटरव्यू भी दिया था, तो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था मैं कि अपना हो जाएगा। सर की टेस्ट सीरीज भी थी, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं की। आराम से मुझे लगा आई जस्ट बिकेम लाइक अ लोन वुल्फ, एक चलता है स्लैंग। कंपटीशन से मुझे कुछ मतलब नहीं है। ओलंपियंस को देखता था, माइकल फेलिप्स को देखा, आई डोंट सी एनीथिंग व्हेन आई जस्ट स्विम इन माय ओन लेन। तो ऐसा नहीं होता कंपटीशन के अंदर। कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? जब ये 20 एक्ट आ गए थे, सिलेबस चेंज हो गया था, तो अपना आरजेएस का जो पेपर वो पैन इंडिया हो चुका था। हिंदी भाषी प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारों के लिए आरजेएस का पेपर खुल चुका है। वो क्या तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, अपन को उनके साथ कॉम्पीट करना है। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतना टाइम आप दे पा रहे हैं। जैसे अपने लैंग्वेज में चलता है मारवाड़ में पुराने चावल हो गए। तो 6 साल की स्थिति के अंदर मैं भी वही हो चुका था। 4 साल से मैं राज्य सरकार का मुलाजिम रहा हूँ। तो समय मुझे मिलता नहीं था इतना। सुबह का टाइम मिलता था। मेरी मदर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, 3:45 बजे उठती है, 80 किलोमीटर अप करती है, 80 किलोमीटर वापस डाउन करती है, तो खाना बना के जाती है। तो 4 बजे मेरे घर पे माहौल होता था कि सुबह के 7 बज चुके हैं, तो मेरी माता जी मुझे 4:30 बजे उठा दिया करती थी। उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं 5 बजे पढ़ने बैठता था। 5 से 8:30 का जो समय होता था वो मेरे लिए पूरे दिन में पढ़ना पड़ता था। आप लोग सोचिए, आपके पास पूरे दिन का टाइम पड़ा है, आप कितना कुछ कर सकते हैं। और
ये सोचने से पहले ये भी सोचिए साथ में कि जो दूसरा कैंडिडेट इतनी सीरियसनेस के साथ बैठा है वो कितना इनपुट दे रहा होगा। सीमलेस डेडिकेशन की जो ज़रूरत पड़ती है वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आप नहीं देंगे तो कोई और दे रहा है और वो आपकी सीट लेके जाएगा। मतलब सॉरी मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूँ, पर बात यही है, आप सब यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, अपना रिसोर्सेज लगा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली अपना टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे। उस टाइम का बेस्ट आउटपुट कैसे होगा? मेरे पास 3-3.5 घंटे बचते थे और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते थे वो मेरे लिए एक बाउंड्री की तरह हुआ करता था। उस दिन मैं मेरा ज़्यादा टाइम देता था। सर के ऑनलाइन वीडियोस होते थे वो मैंने काफ़ी देखे। कोरोना आया, पूरी वैश्विक विभीषिका रही है, पर जैसा कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग हिडन इन डिसगाइज। इस आपदा को अपॉर्चुनिटी बनाया, ऑनलाइन वीडियोस जो है उसको मैंने काफ़ी फॉलो किया। सर की टेस्ट सीरीज़ थी, सारे टेस्ट मैंने लिखे, कभी कभार सर को चेक भी करवाता था। 23 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन आया था डेट का, 30 अप्रैल और 1 मई को एग्ज़ाम होना था। उन 40-45 दिन के दरमियान मैंने 32 टेस्ट लिखे थे, 32, और पूरे सीरियसनेस के साथ लिखे। 3 घंटे के सिविल के, मेंस के, हिंदी और इंग्लिश के, पूरे सिलेबस के। पहले 3-4 टेस्ट ऐसे होते थे 3 घंटे में मेरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता था। सर से मैंने बात भी की, तो अब आपको ये देखना होता है 3 नंबर के सवाल में कितना लिखना है, 5 नंबर के सवाल में कितना लिखना है, 8 नंबर के सवाल में कितना लिखना है। ये चीज़ आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही आ पाएगी आपको। ओलंपियंस जो होते हैं उनमें से एक बात है, वो कोट करना चाहूँगा मैं आपको। वो जब जीत जाते हैं, पोडियम पे खड़े हो जाते हैं इस प्रकार आके, तो वो तो बस एक प्रकार से रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है। आप असली में जीत रहे हो या हार रहे हो वो आपकी प्रैक्टिस आपको डिटरमाइन करवाएगी। प्रैक्टिस को कभी भी लाइटली मत लीजिए। जितना ज़्यादा आप सीरियसनेस प्रैक्टिस में दिखाएंगे उतना ही अच्छी तरीके से मेंस के अंदर या प्री के अंदर कर पाएंगे अच्छी तरह से। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, एक कहावत चलती है ऐसी। प्रैक्टिस ही है जो आपको अंततः इस मुकाम पे लेके आएगी। ईश्वरीय कृपा की बहुत आवश्यकता रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 179.5 कट ऑफ गई, तो जिसके 179 आए तो उसने मुझसे कोई कम मेहनत नहीं किया, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत नहीं की है। लक फैक्टर रहता है, पर लक एक समय बाद ही रहेगा। 100 की वैकेंसी आई है तो अल्टीमेट जो कंपटीशन है वो 300 लोगों के बीच में ही होगा जिन्होंने एक स्तर की तैयारी कर रखी है। उन 300 के अंदर आपको लकी होना है, लेकिन आप उस 300 के अंदर आएंगे उसके लिए आपको जो उन 300 के अंदर आने के लिए जो मेहनत चाहिए आपको, वो जो सर आपको रास्ता बताते हैं, और सर खुद भी यही बात कहते हैं। फर्स्ट डे से जब मैं सर के पास था, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, चलना आपको खुद को ही पड़ेगा। तो वही है, जैसे भी मैंने पहले बताया था, ये कंपटीशन जंगल है, एक जंगल का राजा ऑनरेबल हाई कोर्ट जो शेर है, आपको अपने 7 पैरों से तेज़ दौड़ना है। शेर से तेज़ तो कोई दौड़ नहीं पाएगा। सर आपको एक मैप दे देंगे, एक कंपास दे देंगे, एक चाकू दे देंगे, जिससे आप उस जंगल को ईजिली पार कर पाएंगे। 2019 के अटेम्प्ट में मैंने सर का सानिध्य इतना नहीं प्राप्त किया, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2020 में जब ये वापस नई वैकेंसी आई, 2 साल कोरोना हो गया। मीनवाइल सर का बड़प्पन देखिए, मैं तो अब कहते थे मारवाड़ी में वर्ड चलता है, नकटा हो गया था। सर खुद चला के मुझे फ़ोन किया करते थे, मैसेज किया करते थे, ये वीडियोस हैं आप इसको देखिए करिए। फिर मैं देखता था। एक प्रकार से क्या आपका जो मन है वो बहुत आपको भ्रम के अंदर डालता है। एक श्लोक चलता है, मन है मनुष्याणाम बंधने च मोक्षा, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो जब पढ़ने का मन नहीं होता था तो मन के अंदर ऐसे ऐसे भी ख्याल आते थे मेरे। आज जोधपुर डिस्कॉम में बैठा हूँ, जोधपुर का ही हूँ मैं, यहाँ का पोस्टिंग मिल रखी है, लकीली फर्स्ट रैंक आ रखी है, तो पहला प्रमोशन मेरा होगा, कोई समस्या की बात नहीं, आराम से जीवन कट जाएगा। ये वो थॉट होते हैं जो आपको वीकनेस लेके आते हैं, बट वाई अल्टीमेटली यू स्टार्टेड द थिंग, वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। परीक्षा जब दे रहे हो, कोई पेपर आप निकालना चाह रहे हो, व्हाट इज़ द वाई फैक्टर, आप ये क्यों पेपर निकालना चाहते हैं, उसको हमेशा अपने जब भी पढ़ रहे हो, कहाँ भी लिख रहे हो, उस पर लिख के रखिए। डीमोटिवेट होंगे आप, वो जब देखोगे तो वापस मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन की एक समस्या है, रोज़ नहीं रहता, इट डजंट लास्ट लॉन्गर, सो इज़ बाथिंग। रोज़ नहाना पड़ता है तो मोटिवेशन की भी रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। एक समय बाद मोटिवेशन भी क्या होता है, आपको वो चाय की तरह हो जाता है, पी ली फिर भी वो किक नहीं आ रही। उस चीज़ से ऊपर आने के लिए जो सर ने नुस्खा बताया था वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जीवन के अंदर आप जितनी फ्रीडम लेना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं,
वर्क कल्चर की फ्रीडम चाहते हैं, डिसिप्लिन अगर आपका नहीं रहा तो फिर आप वो फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इंडिया के अंदर 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेज और जुडिशरी, जो ब्रिटिश लीगेसी को आज तक फॉलो करते हैं। बाकी सब में पॉलिटिकल इंटरवेंशन अपन देखते हैं काफ़ी जा चुका है। ये दोनों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑन पेपर या ऑफ पेपर मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, पर आप देखिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, और कारण इसका यही है। जीवन के अंदर जितना डिसिप्लिन लेके आएंगे आप, जो मैंने किया पहले नहीं था, उतनी आप फ्रीडम देख पाएंगे। आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं बंदे, तो 8 घंटे के अंदर आप कितना अमाउंट का पढ़ पा रहे हैं, कितना आउटपुट जा रहा है आपका, वो चीज़ मैटर करेगी। मैं वीकडेज पे 3.5 घंटे ज़्यादा नहीं दे पाता था। ऑफिस मेरा काफ़ी हेक्टिक रहता था, उसके बाद सैटरडे संडे या गवर्नमेंट हॉलीडेज़ मिलते थे तो वहाँ मैं पढ़ लिया करता था। तो टाइम पीरियड मैंने अपना ऐसा शेड्यूल कर रखा था, महीने भर का टारगेट रखता था मैं, वीक का टारगेट रखता था, डेली टारगेट रखता था। जब वो पूरा नहीं होता था तो काफ़ी ख़राब भी लगता था। सर से भी मैं बात करता था, सर का ये कहना था आप 60 से 70% अचीव कर रहे हो अपने टारगेट को, तो आप एक सही पाथ पे जा रहे हो, 100% तो नहीं कर पाओगे आप। एक ग्राफ भी बनता है, उसको कहते हैं एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक्स और वाई का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, उसमें स्ट्रेट लाइन चलती है, ये आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसको ले लूँगा, लेकिन वो हमेशा पैराबोलिक शेप में जाता है। तो उन दो के बीच का जो एरिया है वो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। वो जितना कम कर पाओगे आप, उतना ज़्यादा रात को नींद अच्छी से आएगी, क्योंकि एक गिल्ट फैक्टर रहता है आपको रात को, अगर आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है तो। वो रहता था मेरे साथ। ट्राई करिए उसको कम से कम मिनिमाइज़ करने की। एक दिन के अंदर तो बात बनेगी नहीं, पर एक दिन ज़रूर बन जाएगी। एक बुक पढ़ी थी मैंने, जेम्स क्लियर एक सेलिब्रेटेड ऑथर है, उनकी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। उसके अंदर वो 1% इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं पर दिन की। आप 1% अगर डेली का इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो इवेंचुअली साल के अंत तक आप 37% इम्प्रूव कर चुके होंगे। 1% रोज का इम्प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यूमुलेटिवली आप उसको देखोगे तो आप काफ़ी आगे जा चुके हो। ये वाली बात है, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ घिसना पड़ेगा। मैं नहीं करता था और अच्छी बात नहीं है, तो आप सबसे यही आग्रह है मेरा, जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। सर बोलेंगे ये बात मानो नहीं मानो, मैं नहीं मानी थी शुरू के अंदर, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। 2016 का पास आउट हूँ, आज मैं 2022 के अंदर आ रहा हूँ। वो वाली बात है, चलो आई वॉज द सेकेंड माउस हू डिडंट गिव अप। अंत भला तो सब कुछ भला है। कोई और आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो? जस्ट कोई क्वेरी हो आप लोगों की, कुछ पूछना हो तैयारी को लेके, कोई आपका कन्फ्यूजन डाउट हो तो बताएं आप लोग। रहेगा, डर रहेगा आपको, चिंता मत करिए। परीक्षा के अंदर अगर डर रहता है तो डर एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको लगता है मेरा नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, मतलब आप रेस के अंदर हो। भय होने से आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। 2021 के अंदर एमपी का मैंने मेंस लिखा इनको था। अनम्यूट करना ऑनलाइन स्टूडेंट को, शायद वो कुछ पूछेंगे सब लोग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, हिंदी ऐसे राइटिंग और सर इंग्लिश ऐसे राइटिंग का थोड़ा बताइए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा। हिंदी और इंग्लिश ऐसे जो हैं वो 100 नंबर वेटेज कैरी करते हैं। अब आप ये देखिए, जब प्री का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद नॉर्मली आपको 3 महीने मिलते हैं। उन 3 महीने के अंदर आप कोई 9 की 13 नहीं कर पाएंगे, अपन मारवाड़ी के अंदर बोले अगर, तो शुरू से आपको तैयारी करनी चाहिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे। तो आप देखिए, आप चीज़ पढ़ क्या रहे हो। पुराने पेपर्स देखिए आप, जितने भी आते हैं, उसके अंदर वो जनरली 3 प्रकार के ऐसे चलता है। एक लीगल ऐसे चलता है, एक सोशल चलता है और एक राजस्थान का पूछते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। सर एक बात कहते हैं, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट इवेंचुअली प्लान फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है? क्रिकेट के अंदर तेंदुलकर जो है वो, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था। साउथ अफ्रीका जा रहे थे, वहाँ पे पिच बहुत गीली रहती है, वो खेल नहीं पाते, तो वो तैयारी इस प्रकार से करते थे, पिच को गीला करते थे, वाइट बॉल को सीमेंट के पिच पे पानी रख के और फिर वो बैटिंग करते थे कि वहाँ पे कैसा काम हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने साथ करिए। सवाल बने ये कैसे क्या होगा, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए आप। मैं ये करता था, एडिटोरियल हर दिन पढ़ता था मैं, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का।
इंग्लिश में मंगवा नहीं पाता था तो मैं ऑनलाइन पढ़ा करता था। कौन सा न्यूज़पेपर इंग्लिश में? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था मैं। इंडियन एक्सप्रेस, ओके। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इंग्लिश का ऑनलाइन एडिटोरियल में पढ़ा करता था रोज़। हिंदी के अपने दैनिक भास्कर हैं, राजस्थान पत्रिका हैं, और भी जो भी आपको पसंद आए, कोई समस्या नहीं है। लीगल के एक ऐप में देखा करता था, लाइव लॉ, उसके अंदर कॉलम्स आते हैं या फिर जजमेंट्स आते हैं, आप उनको पढ़िए। लीगल लैंग्वेज होगी, उससे एक तो आपकी वो वोकेबलरी इन्हांस होगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब पढ़ तो आपने सारा लिया, लेकिन नंबर आपको जब लिखा है आपने कॉपी में उससे मिलेंगे। 2008 में मेरी 10th हुई थी, उस वक्त लास्ट हिंदी लिखी थी मैंने। 2016 में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो हिंदी को लिखे हुए मुझे 8 साल हो चुके थे, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई थी। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, उन्होंने मुझे वहाँ भी पढ़ाया, तो हिंदी को लेके मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहता कि मेरी हिंदी तो हो जाएगी, पर मेरी हिंदी हो गई उस हिंदी के पेपर में। कारण ये है, आप लिख क्या रहे हो और बोल क्या रहे हो, आप मन के अंदर चलते हो। पाषाण युग में लिख रहा था, मुझे आज तक याद है, जब मैंने वापस कॉपी देखी मैंने पाषाढ़ युग लिखा हुआ है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 2 घंटे के अंदर आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, और वो भी एक अच्छे हैंडराइटिंग के अंदर, लेजिबल हैंडराइटिंग इसको कहते हैं, बिना मात्राओं की समस्याओं के, व्याकरण त्रुटियाँ आपको सारी हटानी पड़ेगी, और जो पूछा गया है उसकी जिस्ट आपको लिखनी है। तो 50 में से 39 नंबर भी लेके आए हैं लोग इस बार, तो वो मार्क्स देते हैं। पर ये ट्राई करिए कि आप अपनी तरफ से गलतियां ना करें, जितने हो सके उतना फ्लॉलेस लिखने की कोशिश करें। पॉइंट गेन नहीं कर पा रहे तो पॉइंट दीजिए मत आप, ये वाली चीज़ आप मैंने जैसा रखता था, आप अपना विवेक इस्तेमाल करके रखिए, और लास्ट में आप अपना जो भी कॉन्शियस माइंड है उसको अप्लाई करने के बाद ही कोई चीज़ रखिए। एक आध्यात्म के अंदर बात चलती है द्वैत और अद्वैतवाद की, बहुत तरह के रास्ते होते हैं सुप्रीम पावर को प्राप्त करने के लिए, और सबके अलग रास्ते होंगे। मुझसे पहले जिन्होंने आए उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, मुझसे बाद आएंगे अपनी बताएंगे। आपको क्या करना है, वो जो सर बता रहे हैं वो करना है, क्योंकि हमने भी इवेंचुअली वही किया है, बस डिफरेंटली किया है। तो आप उसको किस प्रकार से मॉडरेट कर सकते हैं, अपने अनुसार ढाल सकते हैं, वो वाली चीज़ देखिए आप। हिंदी और इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर, लैंग्वेज के अंदर आप कोई स्टैंडर्ड बुक होती है वो पढ़िए। उसके बाद फैक्ट्स जो होते हैं, बेसिक फैक्ट, वो आप क्लियर रखिए। स्टैट्स डालने चाहिए अपन को हर एक ऐसे के अंदर, क्या डाटा चल रहा है, कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस आज NCRB के डाटास क्या बोल रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक फोरम क्या कह रही है, पॉवर्टी लाइन क्या कह रही है। ये जितने डाटा आप डालेंगे अपने ऐसे के अंदर, उतना आपका डाटा थोड़ा सा कैची लगेगा। ऐसे जो है, आप खुद सोचिए ना, आप एक इवेल्युएटर हैं, आपके पास 50 कॉपीज आई हैं, किस कॉपी के अंदर आप एक कॉपी से ज़्यादा मार्क्स देंगे? अंततः आपको जो आपका कॉम्पिटिटर है, आई एम लिटरली बीइंग ब्रूटल ट्रूथ हियर, आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करना है। 40% नंबर हैं वो ले आएगा, लेकिन आपको अपने पास वाले से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे जब आप अंततः फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो आप ऐसा क्या एक्स फैक्टर डालेंगे अपने कॉपी के अंदर कि आपको उससे 1 नंबर ज़्यादा मिले? 10 सवालों के अंदर 1-1 नंबर ज़्यादा मिलेगा, 10 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी यही चीज़ है, गलतियाँ जितनी हो सके उतनी कम करिए। जितना पढ़ोगे, 10 पेज पढ़ोगे तो 1 पेज लिख पाओगे आप। ये अपनी जॉब ही ऐसी है, अपन को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इवेंचुअली लिखना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ दो आप, मैंने जो की थी, पढ़ा मैंने बहुत ज़्यादा, लिखा भी मैंने उतना ही ज़्यादा। आप लिखने वाली चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, बहुत फेटल होती है ये। मेरे साथ रही पिछली 3 बार, इस बार मैंने लिखा इसको, उसका रिजल्ट मैंने प्राप्त किया। जी मैडम, और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो, ज़्यादा समय नहीं ले रहा मैं। और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताएं आप नट सेल में। हाँ, माइक का यूज करें मोनिका। Good morning, sir. Sir, firstly, I would like to congratulate you. Sir, your journey was very long, but I want to ask you, how did you manage to handle the pressure and overcome from it? Because you were so consistent throughout. So, sir, this pressure is handled by everyone who has given first attempt or second or third, and it goes on. So, please tell us that how did you manage? Because, sir, day by day it gets increasing. So, please tell me that. मुझे लगता है ये वाला प्रश्न वो सभी का होगा, जो भी इस तैयारी के भंवर में फंस चुका है।
आफ्टर ऑल एट अ टाइम आप प्रेशर जो है वो आ ही जाता है, अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू सक्सीड एट द एंड। एक सबसे आसान तरीका है इसका, ओवर थिंकिंग ना करिए आप। ओवर थिंक आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस के अंदर आते रहेंगे। मतलब बार बार ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। वॉट आई यूज टू डू मैम, मैं अपना टारगेट बनाता था, जैसे मैंने बताया था, एक मंथ का टारगेट है, वीक का और एक डेली टारगेट है। जब आप एक वो घोड़ा होता है, आपने देखा होगा, उसके वहाँ पे वो 2 लगा रखे होते हैं ताकि वो इधर उधर ना देखे, तो वो सामने देखता रहता है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपका जो टारगेट है वो आपको दिखता रहना चाहिए। एक मैं यूँ करता था, डायरी लेता था, मैं महीने का मैं लिखता था कि इस महीने के एंड तक मुझे इतना टॉपिक कवर करना है, इस वीक के अंदर मुझे इतना करना है, और आज का मुझे इतना करना है। और फिर वो जो होता रहता था मैं उसको टिक करता रहता था। 70-60% मेरा टारगेट अचीव होता था, वो भी ठीक है। चलो 50 से नीचे जा रहा है, देन यू आर इन अ डेंजर जोन, वो आप मत करिए। मेरे फैमिली मेम्बर्स का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मंच से। स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मदर और फादर, बहुत त्याग दिया उन्होंने। घर में हम 3 जने ही रहते थे, काफ़ी काम होते हैं एक लड़के के लिए अपने सोसाइटी के अंदर, तो वो उस प्रकार से मैं पूरा अलूफ हो रखा था। 4 साल से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, तो मेरा रूटीन बड़ा ही मोनोटोनस सा रहता था, ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा होता नहीं था किसी से। मुझे याद नहीं है मैंने कितना लंबा पब्लिक स्पीकिंग आज पिछले 4-5 सालों में की होगी। खाली समय में जब भी प्रेशर आता था, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था मैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उसका उनका जो रूटीन था इतना बोरिंग था वो, कि अच्छे से अच्छा बोर इंसान भी सोचे आई एम मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस पर्सन। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने जो भी अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें हासिल की हैं, वो अपने डिसिप्लिन के कारण ही कर पाए थे। पिछले 4-5 साल से मेरे पास, मैंने फेसबुक अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट कर रखा था, अभी भी नहीं चलाया, अब ज़रूरत पड़ती नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैं था नहीं, कारण इसका ये था कि जॉब में होने के कारण मेरे पास टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं रहता था। मुश्किल से 2, 2.5-3 घंटे पीसफुल मिलते थे, उसके अंदर मुझे आप जैसे लोगों के साथ कॉम्पीट करना था, हु आर गिविंग देयर 8 to 10 आवर्स एंड सीरियस स्टडी जो करते हैं वो। ये वाली चीज़ मैं हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखता था। तो प्रेशर तो रहता है, पर गॉड ग्रेस से था, तो मैं जॉब के अंदर था, तो एक वो फाइनेंशियल जो क्रंच रहता है, मिडिल क्लास फैमिली से था मैं, कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था। फादर मेरे राजपत्रित अधिकारी थे, रिटायर हो चुके हैं, माता जी मेरी सर्विस में, तो कोई ऐसी वो समस्या नहीं थी मुझे। लेकिन लगता है आपको कि आप एनएलयू से पास 5 साल पढ़ के आए हो, उसके बाद भी यू आर जस्ट सिटिंग एट होम। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप एक सपना देखा है अपने, आपको उसको पूरा करना है। फाइनल ईयर के अंदर होते थे, हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता, काफ़ी जनों का पीपीओ लग चुका होता था। वी वर जस्ट यूज टू वॉक आफ्टर आवर डिनर टाइम। एक मेरा मित्र था, उसने बहुत अच्छी बात करी, हेलीकॉप्टर जो होता है वो फटाफट टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन उसकी उड़ान इतनी नहीं रहती। वहीं जो जेट प्लेन होता है वो काफ़ी लंबा रनवे लेता है, लेकिन उसकी जो उड़ान है वो हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये आप अपना जो तैयारी वाला समय है उसको आप इस प्रकार से लीजिए कि आप रनवे पे दौड़ रहे हैं, मोमेंटम गेन कर रहे हैं। द मोमेंट यू विल टेक ऑफ, स्काई इज गोइंग टू बी द लिमिट। प्रेशर आएगा, हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर जो है ये आपको सिखाएगा कि आगे जॉब वाला प्रेशर कैसे हैंडल करना है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ होल द ट्रेनिंग। एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। यस, वीडियो ऑन करें पहले अपना। क्या हुआ? ऑनलाइन है। हाँ, यस कोमल, क्या हुआ? क्या पूछ रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन था हाँ बताइए। कि सर जैसे प्री और मेंस की साथ में तैयारी होती है, तो सर जो मेंस का रहता है कि उसमें आंसर राइटिंग करना होता है, तो सर उसमें आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। और सर आपने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं, तो आप क्या मिस्टेक्स को आपने इम्प्रूव किया था आपके फाइनल अटेम्प्ट?
अभी इतने छोटे से लेक्चर में आंसर राइटिंग कैसे करना है ये तो नहीं बता पाएंगे, वो मैं बता दूंगा आपको आंसर कैसे नहीं। और वो मैंने डाल भी रखा है, जो आप जिस फाउंडेशन बैच जो आपका एप्लीकेशन का है उसमें एक आंसर राइटिंग करके एक फोल्डर है, उसमें होंगे 60 के आसपास वीडियोज़ होंगे सब्जेक्ट वाइज, और उसमें भी डिवीज़न भी कर रखे हैं, कॉम्बो पेपर भी है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो अप्रोप्रिएट आंसर उसमें दे रखा है, तो वो तो वहाँ से कवर हो जाएगा। अब उसको याद करना है आपको और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अभिलाष का कहना ये है कि प्रैक्टिस की आवश्यकता है, राइट आंसर क्या वो तो मैंने दे दिया आपको, अब उसको आपको है वो रिकॉल करना है, लर्न करना है उसको, और उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप करेक्ट लिख पा रहे हैं या नहीं। तो उसको रफ रजिस्टर में बार बार लिखिए, फेयर में भी लिखिए, मेरे से चेक करवाइए आप, यहाँ नहीं हो तो आप 1-2 क्वेश्चन भी लिख के भेजिए आप उसको PDF वगैरह बना के, तो वो भी है वो चेक हो जाएगा एक्सेप्शनली। तो प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़ें। 20 सवाल आते हैं आपको, तो 15 सवाल जो वैसे ही होंगे जो आपने प्रैक्टिस में कर रखे होंगे। अब आप देखिए वो 15 सवालों को अगर आप पहली बार लिख रहे हो तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा और कितना समय लगने वाला है। वही अगर आप तीसरी चौथी बार आप मेंस की कॉपी के अंदर लिख रहे हो तो आप ये देखिए आप कम समय के अंदर वो लिख रहे हैं। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर रहता है मेंस के एग्जाम में। 5 नए सवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो उनको सोच के लिखने के अंदर जो समय लगने वाला है आप उस चीज़ को देखिए। 2021 के अंदर मैंने MP का मेंस लिखा था। प्री जो है मैंने 5-6 राज्यों के दिए हैं, प्री मेरा 10 से 15 दिन के अंदर क्लियर हो जाता था। अतिशयोक्ति की बात नहीं है, क्योंकि पहले मैंने बहुत बेसिक जो तैयारी है वो अच्छे से कर रखी थी। अब दिक्कत आती है मेंस की। प्री क्लियर करके आप बैठ गए कि चलो भाई हो गया काम, तो कुछ नहीं होना उससे। मेंस के अंदर आप क्या करने वाले हो। मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा कि इस बार मैंने क्या अलग किया, इस बार मैंने सारे मेंस की जो टेस्ट सीरीज थी वो बड़े शिद्दत से लिखी। जैसे बताया मैंने, पहले 3 टेस्ट जो थे मेरे वो पूरे अटेम्प्ट ही नहीं हुए थे 3 घंटे के अंदर। अब ये सोचिए अगर मैं पहला पेपर ही मेंस का लिख रहा हूँ तो उस वक्त क्या हालत होने वाली है। ये वाली चीज़ है, आप प्रैक्टिस वाली जो चीज़ है, ये वाला समय सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय है। आप मैं यहाँ बैठा था तो मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं। नोटिफिकेशन जब आ जाता है उस वक्त टाइम बॉम्ब की जो घड़ी होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। अभी का जो समय है उसमें आप सबसे ज़्यादा लीड ले सकते हैं। लीड लीजिए इन द सेंस आप नोट सारे बना के रखिए। 2021 सितंबर का महीना था, MP का मेंस लिखने गया था मैं। 26 और 27 सितंबर को मेंस था। 22-23 सितंबर के आसपास मेरे को ऐसा लगने लगा, हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार मुझे कुछ आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है ये। अब उस वक्त राजस्थान के नोटिफिकेशन चूँकि आ रखा था, प्रिपरेशन में राजस्थान की कर रहा था, तो मैंने इसको लिया कि इसको वाई नॉट टू टेक इट एज ए सेमीफाइनल, अपन को फाइनल वो देना ही है। वहाँ बैठ के मैंने लिखा कौन सी चीज़ अभी फिजियोलॉजिकली मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ऐसा उस वक्त भी होगा तो इसको मैं कैसे सप्रेस कर पाऊँगा। लास्ट के अंदर सारे जब बल्क अप फाइल्स होते हैं आपके पास तो आप सोचते हो किस किस को पढ़ो, कितना पढ़ो, कैसे पढ़ो। एक वो वर्ड चलता है डापा चौक हो जाते हो आप मारवाड़ी के अंदर। वो वाली चीज़ बहुत घातक सिद्ध हो जाती है अंत के अंदर। उससे मैंने ये सीख लिया। यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था। सर से मैंने बात की, सर को ने बताया कि आंसर राइटिंग तो कर रहे हैं, सभी जने कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट कैसे कर सकते हो। पहले मैं यूँ करता था, आंसर लिखने के बाद लास्ट के अंदर सेक्शन लिखता था, जो भी रिलेवेंट सेक्शन है। सर ने इस बार एडवाइस किया कि स्टार्ट होते ही सबसे पहले आप सेक्शन लिखिए ऊपर। जो चेकर है वो भी 50-60 कॉपीज चेक करने वाला है, उन्होंने देख लिया ये प्रश्न पूछा गया, इसका ये सेक्शन उन्होंने लिख लिया, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है अगर आपने सही सेक्शन लिख दिया तो। ऊपर नीचे एक लाइन होगी तो भी आपको मार्क्स दे देंगे वो। साथ में एक और सर ने बात कही थी, बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप आंसर लिखिए। आप खुद देखिए, आपके पास एक कॉपी आई है, एक पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है आंसर, और वही आंसर अगर बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पढ़ने में किसको आसानी होगी, बुलेट पॉइंट्स वाले को। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मार्क्स फेच करवाती हैं। कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सर आपको थ्रू आउट द कोर्स यही चीज़ बोलेंगे, मैंने भी सर से ही सीखी है। इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो आपको करना है। मैंने किया तो आज आ गया यहाँ पे बाय गॉड ग्रेस। मेहनत सभी करते हैं, आप भी कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंततः अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। इनपुट आप जितना दोगे, आउटपुट आपका प्रोपोर्शनली ना भी आए तो फिर ऐसी चीज़ तो होगी कि जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी जिन्होंने मेहनत नहीं की है। हार्डवर्क जो है वो अंततः कहीं ना कहीं पे ऑफ कर ही जाएगा। How much time do you think is enough to complete the course? 18 एक्ट है आज की तारीख में मेरे हिसाब से, तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है
कॉलेज टाइम के अंदर सारे पास आउट ही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे, तो आपने कॉलेज के अंदर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, 6 से 8 महीने काफ़ी होते हैं मेरे हिसाब से। अलग अलग डिपेंड भी करता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन भी पढ़ रहे हो तो एक समय होता है जब आप बहुत ज़्यादा मोमेंटम के अंदर होते हो, तो CRPC में 4 घंटे में पढ़ लेता था। लेकिन जब मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी 2019 के अटेम्प्ट में, बहुत लेथार्जिक हो चुका था मैं। मतलब एक वो कहते हैं 7 रिपू होते हैं, सप्त रिपू, उसमें एक आलस्य होता है और एक मद होता है। तो मद आ चुका था मुझ में कि अब नहीं हो जाएगा अपना, कुछ समस्या नहीं है। वो मत लेके आइए कभी। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप फील्ड के अंदर रहेंगे और अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। द डे यू थिंक you have read everything and there is nothing else left to be done, that is the day when you have started dooming. Don't leave a single stone unturned. एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इस बार आप प्री देखना, मेंस देखना, कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे एक्ट का ऐसा सवाल पूछा गया था कि इसका नोटिफिकेशन गजट में कब लागू हुआ, इंडेसेंट रिप्रेजेंट। अब ये वाली चीज़ें जा चुकी है कि इतना पार्ट पढ़ लूँगा मैं तो हो जाएगा, इतना पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। 16 के अंदर जब मैं आया था तब बड़ा एक नोशन चलता था यूनिवर्सिटीज़ में, NLUs के अंदर खास पर, कि जुडिशियल सर्विसेज कुछ नहीं है, जाएंगे बैठेंगे हो जाएगा, ये पॉइंट पढ़ना होता है, निकल जाता है। सर के पास मैं आया, सर सीधा कहते थे पहली लाइन से लास्ट लाइन पढ़नी है आपको। तो बहुत ऑकवर्ड लगा मुझे कि ये तो इतना पढ़ना है, कैसे होगा। वंस गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, देन सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप स्मार्ट स्टडी पे आ सकते हो। एक बार रूबरू होना जरूरी है आपका। प्री के अंदर क्या होता है, आपके जो उत्तर होता है वो सर खुद कहते थे कि आपके सामने होता है, नज़रों के सामने, तो वो आप आंसर निकाल पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। मेंस के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो प्री में अगर आपने 15 से 20 बार का रिवीजन कर रखा है, बहुत बड़ा नंबर नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी जने कर रहे हैं आजकल, 15 से 20 बार रिवीजन करते हैं, तो वो एक रेस के अंदर आ जाते हैं क्या वो, चलो अब अपन पेपर दे पाएंगे, क्योंकि प्रश्न कहाँ से भी पूछ सकते हैं, किधर से भी पूछ सकते हैं। बताया मैंने, हाई कोर्ट है वो, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस जंगल का शेर है, तो आप उनसे तो आगे नहीं जाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर से आगे तो जा ही सकते हैं आप। जितना बार हो सके रिवाइज किए। रिवाइज का जैसे सर का आइडिया था वो मुझे बहुत सही लगा, पढ़ के मत बैठिए, बस आप उसको बंद कर दीजिए और आप उसको रिकॉल करिए। जहाँ आप ग्लिच हो रहा है, छूट रहा है, उसको वापस किताब खोल के देख लीजिए, अच्छा ये चीज़ है। आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उसको लिख के याद करिए। एक बार लिख के करना है, लास्ट में रिकॉल है। पहले तो पढ़ना है, फिर लिखना है, और सबसे लास्ट में सोते समय मनन करना है। ये आज दिन में क्या क्या पढ़ा, वो चीज़ें याद आ रही है क्या मेरे को। सवाल अपने आप से सवाल करिए कि साहब ये हमने आज वो IPC के अंदर ये रॉबरी पढ़ा है, क्या रॉबरी की डेफिनेशन मुझे रिकॉल हो रही है, क्या है रॉबरी के कंटेंट्स वगैरह। क्या डकैती हमने पढ़ी है, डकैती के कंटेंट्स रिकॉल हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं तो सोइए मत आप, क्योंकि लोग जग रहे हैं पूरी रात है वो कंपटीशन को निकालने के लिए। बैरेक्ट उठाइए, कहाँ भूल हुई उसको देखिए आप, क्योंकि वो नींद नहीं आने देगा आपको जहाँ जहाँ मिसिंग हो रहा है वो। तो ऐसा प्रयास आप रोज़ करेंगे ना, इस तरीके की प्रैक्टिस, आधा घंटा सोने से पहले जो है आधा घंटा आपको अकेले कर दे एक रूम के अंदर, और दिन भर में क्या पढ़ा है वो सब चीज़ें रिकॉल हो रही है या नहीं, तो वो चीज़ें जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी और वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगी। जो गलती हुई वो भी याद रहेगी, और बाकी सब प्रैक्टिस का विषय है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, चाहे सिंगल लॉ पब्लिकेशन है, चाहे यूनिवर्सल है, चाहे लेक्सस नेक्सस है, हिंदी में कोई परीक्षा मंथन है, या कोई और भी है वो अरिहंत की, नारायण सिंह की, कोई भी गाइड उपलब्ध है। कुछ भी नहीं है तो वो अपने सोलंकी जो जोधपुर वाले उनकी, वो भी नहीं है तो बाबेल साहब, कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा मटेरियल। और जो ऑनलाइन भी आपके वो उपलब्ध है, जो लेटेस्ट पेपर्स हो रहे हैं, चाहे यूपी में, MP में, झारखंड में, बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में, तो वो जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उन पेपर्स के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट लीडिंग जजमेंट्स के, लेटेस्ट ट्रेंड से कोई क्वेश्चन है वो हट के पूछा गया, उनको नोट करिए आप और उनको देखते रहिए। तो वो प्रैक्टिस आपको है वो OMR शीट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये सभी लोगों को कहूँगा मैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, OMR शीट की प्रैक्टिस ज़रूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं की तो परीक्षा हॉल में गलती हो जाएगी। ये बहुत हाँ। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। चीज़ ऐसी है, क्योंकि मेरे खुद के साथ हो रखा है ऐसा 2 बार। आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर राइट टिक किया, लेकिन OMR शीट के अंदर आप गलत गोला भर के आते हो। मेरा एक नोन पर्सन है, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, उन्होंने एक नंबर गलत भर दिया था
मतलब 68 से मान लीजिए 78 वो भर रहे हैं, 10 उन्होंने आंसर देख रखे थे, 69 से 79 कर दिया उन्होंने। सारे सवाल उनके सही थे लेकिन OMR पे गलत थे तो उनका प्री क्लियर नहीं हुआ। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत हार्ड लक है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप जितना ज़्यादा फोकस के साथ OMR शीट को भरने की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 20 से 25 दिन पहले प्री के आप क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो सके उतने लगाइए प्री के अंदर। प्री भी ऐसा ही है, प्री नहीं क्लियर हुआ, आपने आंसर की कॉपियाँ भर रखी है और प्री क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा आप सभी जानते हैं। इंटरव्यू कॉल, मतलब जिनका पिछला इंटरव्यू था 2019 का और 2021-22 का एग्ज़ाम था, प्री नहीं क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स को मतलब उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, ऐसी स्थिति थी। अब जाए कहाँ वो, मतलब इसी चक्कर में कि उन्होंने इतने जो answer है वो डिप्रेशन गलत में भरा थे। है। 3 इंटरव्यू ऐसे कैंडिडेट्स को संभालना उस वो मौके पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनको ढांढस बंधाना पड़ता है कि ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं हुए। भगवान राम को भी है वो 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा था। और भी ऐसे वो बहुत सारे उदाहरण, जो रावण थे वो अतिरथी अवतारी थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि सारे उनके वो नियंत्रण में थी, मरना उनको भी पड़ा था। तो ये जो समस्याएं हैं वो अच्छे लोगों में भी आती है, हर व्यक्ति को है वो इस दौर से गुजरना पड़ता है, विपदाएं आ जाती है। ये एक विपदा थी इस, बट अब आप वापस इसमें है वो ओवरबैक कैसे कर सकते हो, ओवरकम कैसे कर सकते हो, वापस कैसे कंपटीशन में आ सकते हो, भूलना पड़ेगा आपको। हाँ, इजी वे में भूल भी नहीं सकते, कैसे भूल लो आप, रह के याद आएगा हर 5 सेकंड 10, और नहीं तो फ्रेंड्स याद दिला देंगे और आसपास वाले वो दिला कि तुम्हारा क्या हुआ कि नहीं हुआ प्री, वो फ़ोन व्हाट्सअप मैसेज ये वो रह के है वो आपको जो है वो क्या कहेंगे पंच करते रहेंगे, तो वो भूलने नहीं देते हैं। तो ऐसा महीना भर तो वो लग जाता है इस डिप्रेशन से बाहर आने में। बट फिर भी स्टूडेंट यदि थोड़ा सा उस पर है कि भाई कंपटीशन है, अब इसमें जिसने हमसे बेटर किया था वो उनका हो गया। और कुछ एग्जामिनेशन ऑथोरिटी की कई बार भी ऐसे वो एम्बिगुअस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर उनको लास्ट में डिलीट करना पड़ता है, उसका भी कई बार लॉस हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक फेस होता है एग्ज़ाम का और उस फेस में बेटर कई बार हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन है वो, क्यों नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं प्रीलिम्स में, तो कुछ 5-7 आपने तुक्कों में भी की, उसमें से 10 में से 7 सही हो गए तो बढ़िया स्कोर हो गया आपका। तो ऐसा कई बार फ़ायदा भी हो जाता है और कई बार है वो नुकसान भी है वो हो जाता है। कई क्वेश्चन जो यदि राइट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके राइट ऑप्शन तक आप पहुंच जाते, बट एम्बिगुअस क्वेश्चन पूछा, 2 ऑप्शन थे राइट, उसमें वो क्वेश्चन डिलीट हो गया और आप किनारे पे अटके थे, 1 नंबर कम होते मेरिट से बाहर हो गए। तो ये सब कुछ है वो समय और परिस्थितियाँ, परीक्षा वो जो पेपर सेटर वगैरह है उनकी कितनी सावधानी रही, उसको कितनी बार उन्होंने पहले देखा वगैरह, प्रॉपर चेकिंग हुई सेकंड टाइम थर्ड टाइम वगैरह, उन पर डिपेंड करता है। बट 100 बातों का सार एक ही है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रीलिम्स की भी ज़रूरी है और मेंस की भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और जहाँ तक बात इंटरव्यू की प्रैक्टिस की है तो रोज़ चल रही है ओरल टेस्ट में आपकी, तो ये जो पहला सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का, ये आपको मेंस के लिए भी तैयार कर रहा है। आंसर फ्रेमिंग के लिए कैसे बोलना है आपको 90 तले शब्दों के अंदर, ये आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना है। ऐसी तो चीज़ें पूछी जाएगी, नहीं थोड़ी पूछी जाएगी। ये बहुत सारे जो इंटरव्यू दे के आए हैं कैंडिडेट या जो अभी देख रहे थे, वो कई ग्रुप में मैंने क्वेश्चन शेयर भी किए थे इंटरव्यू के, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये वाला सेशन जो होता है सर का क्लास के स्टार्टिंग के अंदर, इसका मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कभी मिस मत करिए। सर आते थे कभी वीकेंड के ऊपर जोधपुर, आते ही सर प्रश्न पूछा करते थे, तो क्लास के अंदर बड़ा ह्यूमिलेटिंग से लगता था जब आपको आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं ट्राई करता था 10 मिनट लेट जाऊँ जब सर की क्लास ये चारों हो जाएगी। मैं क्लास में घुसता था, सर देखते थे, उसके बाद जो भी टॉपिक चल रहा है उसको रोक के सर मुझसे क्वेश्चन पूछा करते थे। तो बचने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो ये वाली चीज़ होती है कि आप जो भी पढ़ा है आपने पुराना, पहले पढ़ के आइए, जब आप बोलेंगे उस आंसर को, तो ये वाली बात है अभी बताई सर ने, इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा होगा आपको उससे। इंटरव्यू मेंस दोनों में फ़ायदा होगा, प्रीलिम्स में भी 3 स्टेजेस के लिए एक साथ वो आपकी तैयारी है, क्योंकि उसके लिए एक प्रेशर है आपके ऊपर, पढ़ना पड़ रहा है उस प्रेशर में, उसका आप आंसर दे रहे हो, अपने आप को करेक्ट कर रहे हो, कई लोगों के सामने बोल रहे हो, आपका मतलब जो जज्बा है वो कायम हो रहा है बोलने का, 100 स्टूडेंट्स के सामने, 200 है वो स्टूडेंट्स के सामने, और उसमें आप गलती कर रहे हो तो आपको तुरंत कंसर्न टीचर करेक्ट कर रहा है कि आपने ये गलत बताया है, इसमें वास्तव में सही है, तो वो आपको वो भूलोगे नहीं आप, जो आपने यहाँ फेस किया ना क्लास के दौरान, ये भूल नहीं सकते आप। जहाँ गलती की है वो आपको याद रहेगी,
टिल सिलेक्शन और वो आगे तक भी। यस, अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिलाष। अभिलाष को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में वो कार्य करे। इस लेक्चर को सुन के भी आपको वो लग गया होगा कि बहुत सुलझा हुआ इंसान है और जीवन के सारे पहलू है वो उसने वो देख रखे हैं। सत्य और असत्य में से सत्य को अलग करना जो है वो काफ़ी वो सीख चुका है। और रही गई कसर जुडिशियल एकेडमी कंप्लीट कर देगी 1 ईयर की ट्रेनिंग में। 1 साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी होगी और कोर्ट के साथ अटैचमेंट भी होगा। तो वो जो सम्मिलित ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की, उस ट्रेनिंग में सब कुछ तैयार कर दिया जाएगा कि आपको एक ऑफिसर के रूप में कैसे कार्य करना है, सिविल मैटर्स कैसे डील करने हैं, आपको क्रिमिनल मैटर्स कैसे डील करने हैं, बेल एप्लीकेशन पेश करनी है तब होती है तो आप कैसे उसको एंटरटेन करोगे। आपके सामने सिविल सूट फाइल होगा तो आप उसको कैसे है वो दर्ज डायरेक्ट कर दोगे या सिविल कलर को उस पर रिपोर्ट देने के लिए लिखोगे। ऐसी छोटी छोटी सारी चीज़ें 457 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आती है, 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आती है, 319 की एप्लीकेशन आती है। सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 13, एजुकेशन की एप्लीकेशंस, टीआई ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन, ऑर्डर 38 में बिफोर जजमेंट अटैचमेंट और अरेस्ट के लिए एप्लीकेशंस। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो इवन सेक्शन 11 में रेस्ट जुडिकेटा, सेक्शन 10 में रेस्ट सब जुडिस, तो इस तरीके की एप्लीकेशन, 144 की एप्लीकेशन, 95 सीपीसी की एप्लीकेशन, तो उनको कैसे एंटरटेन करना है आपको एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशन पेश होने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, देन उसके अंदर दर्ज वगैरह करोगे तो कहाँ दर्ज होगी वो, उसके बाद सेकेंड पार्टी को आप कैसे कॉल करेंगे वगैरह, उसकी अपीयरेंस को इंश्योर करने के बाद कैसे डील करोगे, एविडेंस रिकॉर्ड करोगे उस एप्लीकेशन में या डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें 1 ईयर का टेन्योर होगा उसके अंदर है वो सिखाई जाती है ताकि वो अच्छे अधिकारी के रूप में वो कार्य कर सकें। काफ़ी समय लिया आप लोगों का, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है वो सेशन है और आपके लिए काफ़ी वो यूज़फुल और फ्रूटफुल है वो साबित होगा, क्योंकि इसमें जो अभिलाष ने जिन जिन अपनी कमियों को आपके सामने रखा है, जनरली लोग है वो कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं कि साहब हमारे जो है वो क्या कहते हैं वो कैसे काले चिट्ठे वो है वो सामने है वो नहीं आए, या इस तरीके की गलतियाँ हैं वो सामने नहीं आए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे बहुत जोर दिया बार बार जो अभिलाष ने, वो बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। अभी से लग जाइए आप, छोटी छोटी चीज़ें लिखनी स्टार्ट कर दीजिए आप। सेक्शंस जो है वो एज इट इज़ याद नहीं हो रहा है, एसेंशियल्स के रूप में याद करना स्टार्ट कर लीजिए आप कि इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस सेक्शंस के अंदर कवर होते हैं। यदि आपने राइट डाउन या लिखना उसको स्टार्ट कर दिया अभी से रफ रजिस्टर वगैरह के अंदर, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार। मेरा ट्रेंड तो ये था, मैं सेम पॉइंट्स, मान लो 7 पॉइंट्स है किसी के अंदर, उस 7 पॉइंट्स को 3 to 4 टाइम लिखता था मैं कंटिन्यूस। 1 बार लिख दिया सब एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द डिग्री, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, वापस एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डिग्री 1 2 3 4 5, देन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिग्री 1 2 3 4 5, और 3 टाइम्स लिखने के बाद मुझे जो है वो अच्छे से याद हो जाता था और उसको फिर मैं रिपीट भी करता रहता था, रिवीजन भी। फिर कभी मुझे लगता था कि एक बार फिर पेन चल जाना चाहिए तो मैं बैरेक्ट के बैरेक्ट लिख डालता था रफ रजिस्टर के अंदर, 1 by 1 सेक्शन में वही देखता था जो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी सेक्शन नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस सेक्शन पे अपने आप को रोक लेता था और वहाँ से लिखना स्टार्ट कर लेता था। सेक्शन नंबर लिख दिया, टाइटल लिख दिया, फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट, या पूरा सेक्शन वैसे ही याद है हुबहू तो हुबहू लिख देता था उसको। कोई जजमेंट है उसके साथ इंटरप्रिटेशन में, उस जजमेंट को लिख दिया, 2 लाइन में उसका क्रक्स लिख दिया। तो ऐसे आप लिखने की प्रैक्टिस है वो जारी रखेंगे, बट वो एक स्टेज आने के बाद पहुंचेंगे। आप देखें कि हम शुरू में ही इस सारे स्टेज, ये सारा लिखने की बात तब आएगी जब एक बार तो सिलेबस आपने अच्छे से क्लास के साथ कर लिया, उसके बाद आपने अपने लेवल पे 1 या 2 बार रिवीजन कर दिया, उसके बाद स्टेज आएगी ये। बट वो सारे एक्ट की लिखने की आएगी, पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस को तो लिख सकते हैं। आज कुछ पढ़ा अपन ने, मान लो 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी, आज का काम आज ही कंप्लीट कर सकते हैं अपन। तो ऐसा छोटा छोटा आप करते रहेंगे तो बूंद बूंद से जो है क्या हो जाता है,
घड़ा है वो भर जाता है, वो छोटी छोटी आपकी प्रैक्टिस जाके है वो बड़ी प्रैक्टिस में बदल जाएगी, और धीरे धीरे आपने एक एक्ट के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो डालोगे आप, या वो मेंस के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको रिकॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से मेंस के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो अपने आप आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप देखेंगे, 13 के बाद के देख लीजिए, उससे पहले के नहीं भी आरपीएससी जब करवाती, जब से हाईकोर्ट ने करवाना स्टार्ट किया है वहाँ से 5 to 6 जो अटैम्प्ट हुए उनके आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया है जहाँ से क्वेश्चन जो मैक्सिमम बन रहे हैं, आगे भी वहीं से बनेंगे, आप ये मान के चलना। 70% क्वेश्चन तो उस एरिया में से आएंगे, 30% जो क्वेश्चन है वो कुछ नए बनते हैं, वो एग्जामिनेशन कमेटी में मेंबर्स जो है, ऑनरेबल्स जो मेंबर्स है, रजिस्ट्रार है या और कोई डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के ऑफिसर वगैरह उनके साथ है, तो उनकी जो कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, उनका इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट होता है, उन्होंने उस दौरान जब पेपर सेट हो रहा है जस्ट पहले कोई केस डील किया और उसमें कोई ऐसी बात आई थी तो उस पर सजेशन देते हैं कि इस पर क्वेश्चन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कोई लेटेस्ट लीडिंग जजमेंट आया है या कोई और कोई बर्निंग इशू था उसके ऊपर, तो कुछ क्वेश्चन है वो नए आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है वो डाली जाती है कि इस केस के फैक्चुअल पोजीशन है, इसको पेपर में डाला जाए और इसमें पूछा जाए कि इस पर जजमेंट राइटिंग है वो लिखा जाए, इस पर वो चार्ज बनाया जाए, इस पर इश्यू फ्रेम किया जाए, इस पर सिविल जजमेंट है वो लिखा जाए। तो ऐसे कुछ एग्जामिनेशन कमेटी के जो मेंबर्स है, अभी ऑनरेबल संदीप मेहता साहब है वो उनके चेयरपर्सन है, क्रिमिनल उनका बहुत साउंड एरिया है, क्रिमिनल के पेपर के अंदर उनका पर्सनल है वो नॉलेज वो झलकेगा आपको, 2-3 क्वेश्चन तो उनके पर्सनली बनाए हुए दिए होंगे जो उस पेपर के अंदर शामिल होंगे। भविष्य में मान लो अरुण बंसाली जी या ऑनरेबल पुष्पेंद्र सिंह जी है वो एग्जामिनेशन कमेटी में, तो उनका सिविल का एरिया बहुत अच्छा है, तो वो सिविल वाले एरिया में जब भी सिविल का पेपर बनेगा तो वहाँ उनके कुछ क्वेश्चंस पर्सनल होंगे वो उसके अंदर है वो इंक्लूड्स होंगे। तो ऐसा जो है कुछ क्वेश्चंस जब वो नए है वो बनते हैं, अब जजमेंट ही कोई नया आया है तो वो पिछले साल था ही नहीं, तो उस पर वो नया क्वेश्चन है वो बनने की है वो गुंजाइश रहती है। तो उन 20% 30% क्वेश्चन को जजमेंट राइटिंग हमेशा फैक्चुअल पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी रिपीट नहीं हुआ कि साहब वो का वो जजमेंट है वो दोबारा पूछ लिया कि इस पर जजमेंट लिखिए आप, तो वो नया क्वेश्चन होता है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा घबराने की जरूरत, यदि आपने थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ रखी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है जजमेंट राइटिंग की, ऑर्डर राइटिंग की, उन क्वेश्चंस को भी आप हैंडल कर लेंगे, उसको भी आप राइट करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आपको अपने जैसे ही तो लोग जिन्होंने तैयार की उनसे ही तो कम्पीट करना है। उनको कौन सा सपना आ गया था कि ये क्वेश्चंस जो है कल पेपर में वो आने हैं, उनके लिए भी नए और आपके लिए भी नए। अब उन्होंने भी वही पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, अब आपने पढ़ा उसको आप बेटर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो उस पेपर के अंदर, ये आपका वो पर्सनल क्वालिफिकेशन है। वो आपने बहुत बार इलस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन है वो उठा के पूछ लेते, अब केवल किसी ने रट रखा है, कभी समझने की कोशिश नहीं की, और के साहब ये A to B दे रखा है, ये तो कुछ और कर दिया, ये रमेश और सोहन डाल दिया, इसमें कोई और नाम है वो डाल दिया, ये वो इलस्ट्रेशन नहीं है, ये कोई नया है। तो ऐसा एग्जामिनेशन अथॉरिटी यही तो करती है, उसमें AB की जगह वो चेंज करके किसी और का नाम डाल देते, मजिस्ट्रेट की जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट जज भोपाल डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट जज इंदौर डाल दिया, कलकत्ता डाल दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं। यदि आपने इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो उस क्वेश्चन में 1 मिनट में आप आंसर पे पहुंच जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है वो उस सेक्शन के इलस्ट्रेशन से है, और इलस्ट्रेशन में लास्ट में ये बात दे रखी है, इसमें ये मर्डर के लिए वो दोषी होगा, इसमें कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा, इसमें ये गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन 177 में दोषी होगा, ये इसमें ये थेफ्ट का ऑफेंस बन रहा है, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन रहा है। तो इलस्ट्रेशन की आपकी जो स्टडी है उससे आप उस आंसर को निकाल लें। तो इसलिए आपकी थ्योरी यदि मजबूत है, प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर रखी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी है, यदि आपने केवल पढ़ा नहीं है, समझा भी है उसको, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझा है, तो ऐसी कंडीशन में आप वो 30% जो नए क्वेश्चन होंगे उनको भी बहुत अच्छे से वो कर लेंगे और आप सिलेक्शन के नज़दीक रहोगे। अब कुछ 10% एरिया आपका लक, आशीर्वाद, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मायने रखती है, तो वो 10% उसका इंटरव्यू वाले दिन आपके स्टार कितने काम कर रहे हैं, किस बोर्ड के सामने आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो टफ है या जो है वो इजी है, वो क्वेश्चंस जो फ्रेम कर रहे हैं वो वही पूछे गए जो आपको पहले से आ रहे थे, बिल्कुल हटके कुछ है वो पूछ लिया, आप नर्वस हो गए इंटरव्यू में। तो ये 10% एरिया जो है ये मैं लक का मानता हूँ, 90% आपका सिलेक्शन मेहनत पे मानता हूँ। तो इसलिए मेहनत है वो कंटिन्यू करिए आप। आज की जो क्लास है वो तो लगभग इस
सेशन के साथ कंप्लीट हो गई। अब आगे वो हिंदी की क्लास होगी, हिंदी ग्रामर की 11:30 से। तो आप लोग